पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड ट्रूथ और डेयर खेल रही थी। वो हार गई और डेयर ये था कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रिग्रेट किए इंसान को कॉल करो। उसने कॉल किया और पूछा, अगर मैं अभी डिवोर्स कर लूँ तो क्या तुम मुझे घर दोगे? दूसरी तरफ से जवाब आया, यस। पूरा कमरा चुप हो गया। सब सोच रहे थे कि मैं गुस्से में टेबल पलट दूंगा, लेकिन मैंने शांत रहकर उंगली से रिंग निकाल दी। हमने कभी पेपर वर्क फाइल नहीं किया था। अभी भी देर नहीं हुई, तो अब ख़त्म करते हैं। मैं उसके लिए रास्ता साफ कर देता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड कुछ बोलने से पहले ही मैंने मुड़ कर वॉकआउट कर गया। घर जाते हुए मैंने बीजिंग कॉल किया। मम्मी पापा, मैं घर आने और शादी करने के लिए रेडी हूँ। बहुत अच्छा शाहफान, तुम आखिरकार मान गए। तुम जैंग ग्रुप के अकेला वारिस हो। अगर इतने साल बाहर एक्सपीरियंस लेने के चक्कर में नहीं गए होते तो फैमिली बिजनेस कब का संभाल चुके होते। तुम्हारे पापा और मैंने पहले से ही किसी को सोच रखा है। बस तुम्हारा हाँ सुनने का इंतज़ार था। उनकी आवाज़ में राहत सुनकर मुझे गिल्ट का एहसास हुआ और मेरा टोन अपने आप नरम हो गया। मैं सब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। परफेक्ट। हम शादी 19 जनवरी को फिक्स कर देते हैं। कैसा रहेगा? कब लौट रहे हो? क्या पहले लड़की से मिलना चाहते हो? मैं जल्दी अरेंज कर सकती हूँ। मेरी मम्मी एक्साइटमेंट में बहुत तेज़ बोलने लगी, नॉन स्टॉप बातें कर रही थी, जिससे मुझे सिर दर्द होने लगा। सच में, मुझे किसी से भी शादी करने का कोई मन नहीं था। मम्मी सुनो, मैंने उनको रोक दिया। मैं बस घर आना चाहता हूँ और आप दोनों के कंधों से थोड़ा बोझ कम करना चाहता हूँ। शादी का अरेंजमेंट घटना है। पहले मिलने की ज़रूरत नहीं, बस शादी की प्लानिंग करो। मैं एक दिन पहले आ जाऊँगा। जैसे ही मैंने कॉल ख़त्म किया, बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से धक्का देकर खुला। मैं तुरंत घुमा तो बाई निंगबिंग को अंदर आते देखा। उसके चेहरे पर फ्राउन था। शादी? कौन सी शादी? उसकी कंफ्यूजन देखकर मैंने तुरंत कॉल काट दिया और जल्दी से बहाना बना दिया। एक दोस्त की शादी है, वो मुझे बेस्ट मैन बनाना चाहता है। बाई निंगबिंग का चेहरा रिलैक्स हो गया। उसने और कुछ नहीं पूछा। मैंने फ़ोन टेबल पर रख दिया और बाथरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद बाथरूम में पानी की आवाज़ होने लगी। टेबल पर फ़ोन जगमगाया। एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगे। एक पल सोचने के बाद मैंने स्क्रीन छुआ। शिन नाम के कॉन्टैक्ट से मैसेज था। ओह, तुम्हें अब भी याद है जो तुमने उस टाइम कहा था? क्या तुम सच में जोंग फैन से शादी करने की सोच रहे हो? मेरा सीने में कुछ कस गया। मेरा हाथ एक पल रुक गया। फिर मैंने धीरे से ऊपर स्क्रॉल किया। निंगबिंग ने 10 मिनट पहले मैसेज भेजा था। शुंग हैऊ यू, तुम्हारा 28 बर्थडे 33 दिन में है। क्या तुम्हें अब भी याद है जो तुमने उस टाइम वादा किया था? मैंने फ़ोन वापस रख दिया, काउच पर लेट गया और पुरानी यादें मुझ पर आ गई। ते आठीन, जब मेरी बुआ चीना वापस शादी करने आई थी, मैं भी साथ आया था और यूएएन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज लाइफ को फ्रीली एंजॉय करने के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए मैंने किसी को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। सीनियर ईयर में फ्रेशमैन वेलकम गाला पर लास्ट मिनट रूममेट की मदद करने में अकम्पनिश बनकर बजा लिया। जैसे ही मैं अपना इंस्ट्रूमेंट लेके स्टेज से उतरा, मैंने नीचे देखा। बाई निंगबिंग सफ़ेद ड्रेस में थी, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए दरवाजे के पास खड़ी वेट कर रही थी। उसकी आंखें चमकदार और सीधी थी, सीधे मेरी तरफ देख रही थी। क्या मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट ले सकती हूँ? उसने कहा कि उसको सुंदर लोगों का बहुत शौक है। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। उसके बाद हम हर दिन बात करते रहे और हर जगह एक दूसरे से मिलते रहे। 3 महीने बाद बाय निंगबिंग ने कॉन्फेशन किया। पहली मोहब्बत, पहली नज़र का प्यार। मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं था। इस तरह हम 21 से 28 नए साल तक 7 साल तक साथ रहे। मेरी फैमिली मुझे घर बुलाने और अरेंज्ड मैरिज के लिए दबाव डालती रही। मैंने बार बार मना कर दिया। कई बार मैंने बाय निंगबिंग से शादी के बारे में इनडायरेक्टली जानने की कोशिश की, लेकिन हर बार शादी का शब्द आते ही वो बात को बंद कर देती थी। इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं। पहले मैंने सोचा वो अभी रेडी नहीं है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो गलत है। फिर आधे महीने पहले एक पार्टी में ड्रिंक्स के बाद ऐसे ही बातों में सच निकल आया। असल में बाय निंगबिंग के दिल में हमेशा उसका बचपन का दोस्त शुन हाओ था। उसके लिए अनफॉर्चुनेटली ये फीलिंग एक तरफा थी। शुन हाओ उसको सिर्फ दोस्त मानता था और उसने मुझे इसलिए अप्रोच किया था क्योंकि जिस रात हम पहली बार मिले थे, शुन हाओ वहाँ किसी और के साथ था और स्टेज पर मुझे बजाते देखते ही उसको कुछ ऐसा दिखा जो उसको उसकी याद दिलाता था। फिर भी उसने अगले सालों में मुझे ही चुना। शुन हाओ रिलेशनशिप के बाद रिलेशनशिप में गया। हर बार जब उसने सुना कि शुन हाओ किसी से ब्रेकअप कर चुका है, बाय निंगबिंग सोचती थी कि अब उसके पास जाती हूँ। लेकिन उसके जाने से पहले ही वो किसी नई लड़की के साथ हो जाता था। हर बार उसके दिल का दर्द थोड़ा और गहरा होता गया और ऐसे ही चलता रहा, घूमता रहा। 7 साल गुजर गए, हम कभी अलग नहीं हुए। बाय निंगबिंग ने भी कभी हार नहीं मानी। वो वेट कर रही थी, शुन हाओ के आने का वेट कर रही थी।
एक रात जब वो दोनों छोटे थे और उसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, उसने मजाक में कहा था, बिंग बिंग, अगर हम दोनों 28 साल तक शादी नहीं कर पाए तो क्या हम एक चांस दे सकते हैं। इसलिए हर साल वो उससे एक बार इस बारे में पूछती थी, और इस साल वो फाइनली आ ही गया था। शुन हाओयू का 28 बर्थडे नज़दीक था। बाय निंगबिंग के फ़ोन के मैसेजेस देखकर मैं धीरे से खुद से हंस दिया। 33 दिन बाकी थे शुन हाओयू के 28 साल होने में, और ये वही दिन था जो मैंने चुपके से अपने लिए चूज़ किया था, सब खत्म करने, घर लौटने और शादी करने के लिए। मैंने बाय निंगबिंग को स्टडी में जाते देखा, फिर उठा, लाइट बंद की और वापस लेट गया। मुझे नहीं पता कितना टाइम गुजरा। अंधेरे में हल्की सी पाँव की आवाज़ आई, रात की टेबल पर हल्का चमकता फ़ोन रख दिया गया, कोई मेरे पीछे लेट गया, फिर लंबी खामोशी, जब तक मेरे पास सांस की धीमी और स्टेडी आवाज़ नहीं आ गई। मैंने आंखें खोली, हाथ बढ़ाया और बाय निंगबिंग का फ़ोन उठा लिया। उसी चैट में वापस गया और देखा 4 नए शब्द ऐड किए गए थे। निंगबिंग ने लिखा था, मैं तुम्हें कभी भूला नहीं। सिंपल शब्द थे, लेकिन मैं सोच सकता था कि उसने लिखते वक्त कैसा चेहरा बनाया होगा। शायद हल्के से होंठ काट रही होगी, स्क्रीन पर आंखें जमाए लंबी हार्टफेल्ट बात लिखी होगी, फिर सब डिलीट करके हर शब्द केयरफुली चुना होगा, डरते हुए कि उसके फीलिंग्स ज़्यादा साफ ना दिख जाएं, और उतना ही डर कि वो बिल्कुल ना दिखें। ऐसा केयरफुल और गार्डेड प्यार सिर्फ शुन हाओयू के मामले में ही निकलता था। मैं लेटकर सोच रहा था और मेरे होंठों पर एक कड़वा स्माइल आ गया। वो उस वादे के लिए जी रही थी, उसके 28 बर्थडे तक, उसके हाँ बोलने का वेट कर रही थी। मैं पूरी रात आंखें बंद किए लेता रहा और एक पल भी नहीं सोया। सुबह हुई तो मेरे पास हल्की सी हरकत हुई। मैंने आंखें खोली, आज थोड़ा जल्दी ऑफिस से लौट आना। बाय निंगबिंग स्किन केयर लगा रही थी और मुझे पजल्ड नज़र से देख रही थी। कुछ हो रहा है क्या? मैं काफ़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, आज तुम्हारा बर्थडे है, भूल गई क्या? बाय निंगबिंग थोड़ा सा रुक गई, फिर हल्के से सिर हिला दिया। पिछले 2 हफ्ते से उसका दिमाग पूरा शुन हाओयू के 20th बर्थडे के वादे में डूब गया था। बाकी सब पीछे छूट गया था। अपना बर्थडे भी उसको बिल्कुल याद नहीं रहा। मैं पिछले 2 महीने याद किया, जितना मैंने चुपके से उसके सरप्राइज बर्थडे के लिए मेहनत की थी, और मेरे सीने में कुछ उलझा हुआ एहसास आ गया। बाय निंगबिंग ने मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं देखा। वो हल्के से बोली, इस साल सिंपल रखना, पहले जैसा मत करना। हर साल मैं उसके बर्थडे पर बहुत मेहनत करता था, सिर्फ उसको खुश करने के लिए। उसने कभी मेरी मेहनत नोटिस नहीं की। अब ये सुनकर मेरी आवाज़ में हल्का सा सेल्फ मॉक था। पार्टी ऑलरेडी अरेंज हो चुकी है, सबने कंफर्म कर दिया है आ रहे हैं। अब कैंसिल करना लेट हो गया। ये सेलिब्रेशन 3 महीने से प्लान हो रहा था। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में कोई और है। अगर पता होता तो मैं ये सब कभी प्लान ही नहीं करता। मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद बाय निंगबिंग काफ़ी देर तक चुप रही। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और बेडरूम से बाहर चली गई। जैसे ही वो मुड़ने वाली थी, मैंने उसकी भुवों के बीच हल्की सी फुर्रो देख ली। मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। जब मैं पेपरवर्क हाथ में लेकर बाहर आया तो पूरा ऑफिस शोर मचा दिया। सियाफान, तू जा रहा है? ऐसे ही? क्या कुछ लाइनअप है? इतनी जल्दी मूव कर रहा है, मत पता कि तू घर जाकर बिलियन डॉलर एम्पायर संभालने वाला है। मैंने अपना सामान रख दिया और धीरे धीरे से मुस्कुराया। मैं घर शादी करने जा रहा हूँ। सब ने आह करके सिर हिला दिया। मतलब ये बात है। मेरा सबसे क्लोज कॉलीग चीन मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। अरे फैन, तेरी गर्लफ्रेंड ने आखिरकार शादी के लिए हाँ बोल दिया? उसके मन में अचानक क्या बदलाव आ गया? मुझे एक्सप्लेन करने का मन नहीं था। मैंने टॉपिक बदल दिया। इन सालों के लिए थैंक्स। आज शाम डिनर मेरा। काम के बाद मैंने 4-5 कॉलीग्स के साथ 2 घंटे डिनर किया। होटल पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी 8 बज चुके थे। मैं तेज़ी से कॉरिडोर से होकर प्राइवेट रूम के दरवाजे तक पहुंचा, और जैसे ही मैं दरवाज़ा पुश करने वाला था, अंदर की बात सुनकर मैं रुक गया। बहुत ठंड है बाहर। बिंग बिंग किसे पिकअप करने जा रही है? कौन और? शुन हाओयू डॉट। शुन हाओयू ने उससे कहा था कि वो आज लौट रहा है, और वो सुनते ही दरवाजे से बाहर उठ गई। सीरियसली? बिंग बिंग तो आज पूरी तरह खुश होगी। आज उसका 28 बर्थडे है, और 1 महीने से भी कम टाइम में शुन हाओयू भी 28 का होने वाला है। क्या लगता है, वो सच में वादा निभाने लौट आया है? मैंने सुना है शुन हाओयू अभी सिंगल है। ऐसे लग रहा है हान। लेकिन अगर वो दोनों सच में साथ आ गए तो जैंग फान का क्या होगा? हम ये बात उससे 7 साल से छुपा रहे हैं। उसे शुन हाओयू के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं। वो पूरा टाइम बिंग बिंग पर डिवोटेड रहा है। क्या कर सकते हैं? बिंग बिंग शुन हाओयू से प्यार करती है और कभी उसमें से बाहर नहीं आई। अगर शुन हाओयू वादा पूरा करता है तो वो जैंग फान को छोड़ देगी। ये 100% पक्का है। उसके लिए बड लक है। कम से कम उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड तो है नहीं। ब्रेकअप हो तो डील करना आसान होगा। ठीक है, ये सालों से हम सबके साथ और बिंग बिंग के साथ अच्छा रहा है, लेकिन हम बिंग बिंग के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमको उसके साइड पर खड़े होना है। जब ये सच में होगा तो हम जांग फान के लिए मुश्किल नहीं बनाएंगे।
उसे एक गाड़ी दे देंगे, कुछ गिफ्ट्स दे देंगे, ब्रेकअप सेटलमेंट कॉल कर देंगे। मैं बाहर खड़ा था और हर शब्द बिना हिले सुना। मैं ऑलरेडी छोड़ने के लिए मन बना चुका था और 2 हफ्ते पहले जैसा तेज दर्द अब नहीं हो रहा था। उल्टा मुझे ये मज़ेदार लग रहा था। बाई निंगबिंग मुझसे ब्रेकअप करने वाली थी और वो अपने दोस्तों से ये काम करवा रही थी। 7 साल और ये सब कुछ था। सिर्फ फ़र्क ये था कि इस बार मैं पहले जा रहा था। तभी कुछ वेटर्स ड्रिंक्स लेके गुजार रहे थे। मैं रास्ता देने के लिए पीछे हट गया। दरवाज़ा खुला और अंदर की बातें तुरंत बंद हो गई। मैं मुस्कुराते हुए अंदर चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और सबको ग्रीटिंग करने लगा। फिर बाई निंगबिंग दरवाजे से वापस आई। इस बार उसके साथ एक अनजान आदमी था। मैंने उस आदमी को देखा। हम दोनों में हल्की सी रिजेंबलेंस थी, शायद 3-4 में से 10। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता रहा जब बाई निंगबिंग उसको पूरा रूम घुमाकर ले आई और आखिर में मेरे सामने रुक गई। ये शुन हायू है, मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड। वो एक पल रुक गई, फिर बोली, और ये मेरा ऑर्डिनरी फ्रेंड जियांग फान है। वो तैयार थी कि मैं बुरा रिएक्ट करूंगा, लेकिन जो हुआ वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने ऊपर देखा, उसकी आंखों में देखा, फिर पीछे हटकर हम दोनों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस बना दिया और अच्छे से मुस्कुराया। मिस्टर शुन, मिलके अच्छा लगा। मैं बाई निंगबिंग का ऑर्डिनरी फ्रेंड हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद रूम फिर से जाग उठा। शुन हायू नेचुरली आउटगोइंग था, किसी से भी बात कर सकता था। वो ड्रिंक हाथ में लेके रूम में घूम रहा था, लोगों को गेम्स में पुल कर रहा था, एनर्जी हाई रख रहा था। जब उसके हाथ कार्ड से भर गए तो उसने कैजुअली किसी से कहा, वाटरमेलन खिला दो। बाई निंगबिंग ने अपने फोर्क से एक पीस निकाला और उसको खिला दिया। शुन हाओयू ने भी कुछ नहीं सोचा, उसने झुककर खा लिया, फिर ग्लास उठाया और आधा कप रेड वाइन पी लिया। मैं कुछ मीटर दूर बैठा देखता रहा। बाई निंगबिंग ने वही ग्लास उठाया और उस नीचे नहीं रखा। कप के बाद कप पीती गई। हर बार जब वो पीती, उसके होंठ एग्जैक्टली उसी जगह लगाती जहां उसने लगाए थे। वो नोटिसेबली ड्रंक हो चुकी थी, लेकिन बढ़ते ट्रेडिशन स्किप नहीं हो सकती थी। सबने गाना शुरू किया और उसको खड़े होकर कैंडल ब्लो करने और विश करने के लिए इंसिस्ट किया। शोर वाला रूम एकदम से शांत हो गया। मैं उठा, खुद केक को व्हील करके लाया और कैंडल्स जला दिए। बाई निंगबिंग ने 28 नंबर पर आंखें जमाई और अपनी उंगलियों से टेम्पल दबाकर अल्कोहल का फोग दूर करने की कोशिश की। उसकी ग्लासी आंखें धीरे से रूम में घूमी, फिर उसने एक उंगली उठाई। इस साल मैं विश नहीं करना चाहती, मैंने एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, उसने ये बोला। उसने सीधे शुन हायू की तरफ उंगली उठाई। उसकी नज़र थोड़ी धुंधली थी, लेकिन जल रही थी। हायू, तुम भी ऑलमोस्ट 28 के होने वाले हो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या अभी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सवाल पत्थर की तरह गिरा। पूरा रूम में सब एक दूसरे को देखा। शुन हायू सबकी सडन अटेंशन से पलक झपका, फिर बोला, नहीं। ब्रीफ साइलेंस हुआ। फिर किसी ने एक्साइटेड सांस ली और रूम में शोर मच गया। उसके सबसे क्लोज फ्रेंड्स, जो पहले से ही नशे में थे, उठ खड़े हुए और नशे में धुती हुई बाई निंगबिंग और शुन हाओयू को एक दूसरे की तरफ धकेलने लगे। चीरिंग कर रहे थे। मैं पूरे कियोस्क के बीच बिल्कुल शांत बैठा रहा, काम और कंपोज्ड, क्लूलेस ऑर्डिनरी फ्रेंड का रोल निभाते हुए जो कुछ नहीं जानता। पार्टी मिडनाइट के बाद तक चलता रहा। जब सब खत्म हुआ और लोग चले गए, मैंने बाई निंगबिंग को कार में हेल्प किया। वो अभी भी रात की खुशी में उड़ रही थी, मुझ पर झुककर फ्रीली बोल रही थी। उसकी आवाज़ आंसुओं के करीब आ गई। शुन हाओयू, मत जाओ, मेरे पास रहो, ओके? बाकी सबको क्यों मिल सकता है लेकिन मुझे नहीं? मैं तुम्हारा इतने साल से इंतज़ार कर रही हूँ। ड्राइवर आगे बैठा पूरा राइड चुपके से सुन रहा था और मुस्कुराने को रोक रहा था। जब हम उसको ड्रॉप करने पहुंचे, उसने मुझे ड्रंक लड़की को कार से उतारते देखकर रोक नहीं पाया। सर, आपकी गर्लफ्रेंड सच में आपको बहुत प्यार करती है। मैंने ड्राइवर को हल्का सा स्माइल दिया। वो शुन हाओयू को बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं शुन हाओयू नहीं हूँ। अगली सुबह बाई निंगबिंग उठी और रात की बातें याद कर ली। उसने मेरा हाथ पकड़ा और तुरंत एक्सप्लेन करने लगी। फान, कल रात मैं पहुंचते ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए मजबूर हो गई थी। शायद मैंने कुछ बकवास बोल दी। वो सिर्फ अल्कोहल की वजह से था, दिल पर मत लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसको याद रहेगा और इतना कमज़ोर बहाना भी नहीं सोचा था। लेकिन मैं शांत रहा और साथ निभाया, सिर हिला दिया और सिंपली बोला, ठीक है, मुझे पता है। किसी वजह से मेरा चेहरा बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं था। शुन हाओयू से इंट्रोड्यूस करते वक्त मेरा रिएक्शन याद करके बाई निंगबिंग को हल्का सा बेचैनी का एहसास हुआ। कुछ तो गलत था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्या। उसने जल्दी टॉपिक बदला। कल रात मैं सबके साथ ड्रिंक करने में इतना बिजी हो गई कि तुम्हें साइड पर छोड़ दिया। जियांग फान, क्या तुम थोड़ा अपसेट हो? आज काम के बाद क्या हम डेट पर चलें? अपसेट? आज दोपहर को मुझे कुछ काम है, मैं नहीं जाऊंगा। जितना फ्लैटली मैंने मना किया, उतना ही वो इंसिस्ट करती गई कि उसको मुझे कॉम्पेंसेट करना है। मैंने मना नहीं कर पाया, इसलिए मैंने हान बोल दी। शाम को मैं ड्रेस चेंज करके निकलने वाला था कि शीन से मैसेज आया, फान, तूने अपनी गर्लफ्रेंड को बता नहीं दिया कि तूने रिजाइन कर दिया? वो अभी ऑफिस आई थी तुझे ढूंढने। वो अभी बहुत अपसेट लग रही थी। मेन मैसेज पढ़ना पूरा खत्म करने से पहले बाई निंगबिंग का कॉल आ गया।
मैंने स्क्रीन को एक पल देखा, आंखों में कुछ भरी एहसास गुजरा। मैं थोड़ा रुक गया, फिर कॉल उठा लिया। बाई निंगबिंग की आवाज़ तेज़ और बेचैन थी। तुम्हारे कॉलीग ने मुझे बता दिया कि तुमने रिज़ाइन कर दिया और घर जाकर शादी करने वाले हो। मैं अभी उसको क्या बहाना दूं, ये सोच ही रहा था कि उसने मुझे एक शब्द भी बोलने नहीं दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। वो बात अब भी वैसे ही है। मैंने अंदर ही अंदर मुस्कुराया। वो सोच रही थी कि मैं उस पर शादी का प्रेशर डाल रहा हूँ, इसलिए इतनी परेशान थी। मैंने अपनी आवाज़ नॉर्मल रखते हुए समझाया, वो मेरे कॉलीग्स के साथ मजाक था। उन्होंने शायद उसको सच समझ लिया। मैंने रिज़ाइन इसलिए किया क्योंकि मैं थक गया था, बस थोड़ा ब्रेक चाहिए था। ये सुनकर उसकी आवाज़ का तेज़पन धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। ऐसे मजाक मत किया करो। मैं धीरे से हाँ में जवाब दे दिया। फिर उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, क्या वो मुझे मिलने आए। मैंने उसको एड्रेस देने ही वाला था कि बैकग्राउंड में हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी बिल्कुल शुन हाउ यू जैसी थी। उसके होंठों पर जो शब्द बन रहा था वो बदल गया और उसके बजाय वो बोली कुछ नहीं, और तुरंत कॉल काट दिया। मैंने स्क्रीन को देखा जो अंधेरा हो गया था और धीरे से खुद पर कड़वी मुस्कान आ गई। अगर वो सच में मुझे ढूंढने आना चाहती तो इतनी जल्दी कॉल नहीं काट देती, बस फॉर्मेलिटीज़ निभा रही थी। फिर भी मैं आधा विश्वास किए बैठा था। मैंने कैब ली और उस रेस्टोरेंट की तरफ गया जहां हमने प्लान किया था। वेटर ने नाम सुनते ही मुझे सीधे ऊपर टॉप फ्लोर के प्राइवेट रूम में ले गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो टेबल पर खाना भरा पड़ा था। बाई निंगबिंग कहीं नहीं थी। मेरी कन्फ्यूजन देखकर वेटर ने पोलाइटली झुककर बताया, मिस बाई ने 10 मिनट पहले कॉल करके ऑर्डर प्लेस किया था। उन्होंने कहा आप उनके बिना ही शुरू कर लीजिए, उनका कुछ काम आ गया है, वो थोड़ी देर से आ सकती है। अभी वाले फ़ोन कॉल को याद करके सब क्लियर हो गया। कुछ काम आ गया था सही। वो शुन हाओयू के पास गई थी। टेक्निकली झूठ भी नहीं था। उसके लिए उस इंसान से जुड़ा कुछ भी छोटा हो या बड़ा, सब अर्जेंट ही था। मैंने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं, अंदर चला गया और बैठ गया। वेटर ने ध्यान से मेरे यूटेंसिल्स खोले और हर डिश के बारे में बताया। मैंने टेबल पर सी फूड से भरे खाने को देखा और आंखें थोड़ी सी छोटी की। यूरोप के सालों में मैं वेस्टर्न खाने के आदी नहीं हो पाया था, इसलिए बहुत सी फूड खा लिया था। इसलिए मुझे अब उससे थकावट हो चुकी थी। चाइना लौटने के बाद भी ये बात नहीं बदली थी। पहले अगर हम साथ खाते तो मैं चुपचाप खा लेता, बस सुलह बनाए रखने के लिए। लेकिन अब मुझे खुद को ये सब सहना बिल्कुल नहीं था। मैंने वेटर को बुलाया, प्लीज़ टेबल क्लियर कर दो। वेटर थोड़ा रुक गया। मिस बाई ने सब कुछ ऑलरेडी पे कर दिया है मिस्टर जियांग। डिशेस काफ़ी महंगे हैं, क्या आप पक्का चाहते हैं? क्लियर करने पर रेस्टोरेंट पॉलिसी के हिसाब से रिफंड नहीं होगा। मैंने अपने बाग से कार्ड निकाला। समझ गया, सब क्लियर कर दो और नया ऑर्डर लाओ। इस कार्ड से चार्ज कर लेना। चिंता मत करो, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। जब तक मैं खाना खाकर ख़त्म किया, बाई निंगबिंग अभी भी नहीं आई थी। मैंने वेट नहीं किया, बिल सेटल किया और घर लौट आया। रास्ते में आधे रास्ते पर हमारे चत में मैसेजेस की स्ट्रिंग आ गई। फान, क्या आज रात तुम कहीं और रह सकते हो? शुन हायू अचानक आ गया और पुराना घर साफ नहीं है, उसमें रहना मुश्किल है। वो ठंडा भी लग गया है, पेट खराब है और उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। क्या मैं उसको यहाँ एक रात के लिए ले आ सकती हूँ? एक तरफ शुन हायू की देखभाल कर रही थी, दूसरी तरफ मुझसे छुपा रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। इस बार मुझे साथ निभाने का पेशेंस नहीं था। मैंने सीधे पूछ लिया, वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं है क्या? तुम दोनों के बीच क्या है, ये छुपाने की क्या ज़रूरत है? कितने दिन और छुपाने का प्लान है? जवाब आने में काफ़ी देर हुई। बाई निंगबिंग ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। उसने सिर्फ एक डेट भेजा, 18 जनवरी। पहले मुझे नहीं पता होता कि उसने ये दिन क्यों चुना, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था। 18 तारीख शुन हॉयू का बर्थडे था। अगर उस दिन वो वादा पूरा करता और उसको चुन लेता तो वो मुझसे बिना किसी झिझक के ब्रेकअप कर देगी। अगर नहीं चुनता तो वो मेरे पास मुड़कर शादी की बात करेगी। सवाल इतना धुंधला पूछ रही थी कि अगर रिजेक्ट हो जाए तो उसको मेरे साथ मजाक कह सकती है। उसका ऑफिशियल बॉयफ्रेंड अब भी सेफ्टी नेट था। चाहे जो हो, उसके पास परफेक्ट एग्जिट प्लान रेडी था। मुझे इसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं किसी का बैकअप प्लान बनने में इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने रिप्लाई नहीं किया, फ़ोन ऑफ किया और होटल में चेक इन कर लिया। कुछ ड्रिंक्स किए और दोपहर तक सोता रहा। जब उठा और टाइम देखा तो फ़ोन ऑन करते ही ढेर सारे नोटिफिकेशंस आ गए। ज़्यादातर बाई निंगबिंग के थे, कुछ उसके दोस्तों के भी। फ़ैन, तुम कहाँ हो? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे और रिप्लाई नहीं कर रहे? ऐसा मत करो। बिंग बिंग पूरी रात तुम्हें ढूंढ रही है, जैसे पागल हो गई हो। एक्यूजेटरी मैसेजेस का सिलसिला पढ़कर मैं ठंडा सा हंस दिया। एक रात फ़ोन ऑफ करके सोने को लोग डरा देना कह रहे हैं, और सबको पता था कि शुन हायू बाई निंगबिंग के दिल के सबसे करीब है। फिर भी क्या उनमें से किसी ने सच में सोचा था कि उसको मेरी जिंदा या मौत की कोई परवाह है? मैं इन अभी भी सोच ही रहा था कि बाय निंगबिंग का कॉल आ गया। उसकी आवाज़ तेज़ थी,
फैन शुन हा यू को सिर्फ एक रात के लिए जगह चाहिए थी। क्या इस बात पर इतना अपसेट होना ज़रूरी था? अगर तुम्हें बुरा लगा भी था, तो इस तरह डील करना सही नहीं है। मुझे इस बात में पड़ने का मन नहीं था। मैंने उसको बहाना दे दिया। मैं अपसेट नहीं हूँ। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था और खुद बंद हो गया था। बस यही बात है। पहले कभी भी बाय निंगबिंग ये बात बिना सवाल किए मान लेती, लेकिन आज किसी वजह से उसने पुश किया। तो फिर पहले हर बार तुम्हारा फ़ोन रीचेबल क्यों रहता था, कल रात क्यों नहीं था? उसका ये सवाल मुझे रोक गया और अचानक सालों पुरानी यादें एक साथ आ गई। कुछ साल पहले एक रात बाय निंगबिंग को अचानक पेट में दर्द उठा था। वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करना चाहती थी, लेकिन गलती से मुझे डायल कर दिया। सुनते ही मैं गाड़ी लेकर उसके पास पहुंच गया और दवा लेके दिया। पिछले साल वो काम के सिलसिले में बाहर गई थी। टाइम डिफरेंस 7-8 घंटे का था। उसने मेरे टाइम का ख्याल नहीं रखा और सुबह 3-4 बजे कॉल किया और एक डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा। मैं नींद से उठा, मॉनिटर ऑन किया और उसको मदद की। 3 महीने पहले मेरी अपेंडेक्टमी हुई थी। मैं ऑपरेशन टेबल से अभी-अभी उठा था। एनेस्थीसिया का असर अभी भी था। तब उसका मैसेज आया कि उसको मिल्क टी की इच्छा हो रही है। मैंने नर्स से कहकर उसके लिए मंगवाया। एक बात के बाद दूसरी बात, हर चीज़ ये साबित करती थी कि मैंने खुद को उसके लिए पूरा समर्पित कर दिया था और उसमें से कुछ भी उसके लिए मैटर नहीं किया था। सब याद करके मेरी आवाज़ में कड़वाहट आ गई, जो मैं रोक नहीं पाया। मैं बस ये नहीं चाहता था कि जब तुम्हें ज़रूरत हो और मैं ना हूँ। कल तुम्हें मुझे ज़रूरत नहीं थी। ये शांत और भरी बात गहरी तरह उतर गई। 7 साल साथ रहे। मैं हर बार उसके आगे झुक गया था, मानने वाला, एडजस्ट करने वाला, कभी विरोध नहीं किया। हम दोनों के बीच कभी भी असली झगड़ा नहीं हुआ था। जब वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी तो मैं कभी दबाव नहीं डालता था। जो रेयर टाइम्स मुझे चुपके से दुख होता था, थोड़ी सी मनाना पर मैं छोड़ देता था। इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर डिनर, डेट तक मैं उसकी हर तरह से देखभाल करता था। अगर वो खुद से सच बोलती तो बाय निंगबिंग को मानना पड़ता कि मैं उसका ऑलमोस्ट परफेक्ट बॉयफ्रेंड था। उसके साथ मैं हमेशा कितना अच्छा था, ये सोचकर उसकी आवाज़ अपने आप नरम हो गई। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए थोड़ी तेज़ हो गई। सॉरी फ़ैन, अभी तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूँढने आती हूँ। मुझे उसे मिलने का कोई मन नहीं था। मैंने उसको रोक दिया और कैब लेकर घर चला गया। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, मुझे पता चला कि बाई निंगबिंग अभी-अभी बाहर गई है। गेस करने की ज़रूरत नहीं थी। वो फिर से शुन हाओ यू के बुलाने पर गई होगी। हवा में अभी भी हल्की सी पुरुष परफ्यूम की खुशबू उदास रही थी, जिसने सब कंफर्म कर दिया। मैंने ये नहीं पूछा कि वो कहाँ गई है। मैंने चुपके से हाउसकीपर को कहा कि खिड़कियाँ खोल दो और घर को हवा लगाओ। अगली 2 हफ्ते मैंने बाई निंगबिंग को एक बार भी नहीं देखा। जैसे मैंने बिल्कुल भुला दिया हो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी है। एक भी कॉल नहीं, उसकी मैसेजेस का एक भी रिप्लाई नहीं। शुन हाओचू के सोशल मीडिया के थ्रू मैं आसानी से ट्रैक कर लेता था कि वो दोनों कहाँ हैं, लेकिन मुझे उसे कॉन्फ्रंट करने या उसके दिल में क्या चल रहा है, ये जानने की कोई इच्छा नहीं थी। मेरे लिए अब हर दिन सिर्फ काउंटडाउन था। मैं उस इंसान पर एनर्जी खर्च करने की हालात में नहीं था, जिसे मैं ऑलरेडी गुड बाय कहने की तैयारी कर चुका था। न्यू ईयर्स ईव को बर्फ गिरी। मेरा मूड ठीक नहीं। मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास बैठकर मूवीज़ देख रहा था। रात के 12 बजे के आसपास बाहर फायरवर्क्स और पटाखे फूटने लगे। मैं थकने लगा था, इसलिए रॉकिंग चेयर में पीछे लेट गया और सोशल फीड स्क्रॉल करने लगा। तभी बेडरूम के बाहर दरवाजे के पास अचानक पाँव की आवाज़ आई। मैं उठा ही था कि बाई निंगबिंग पूरी तरह नशे में अंदर आई। वो लड़खड़ाती हुई अंदर आई और काउच पर शॉपिंग बैग्स का ढेर गिराकर एक-एक करके खोलने लगी। मैं तुम्हारे लिए 2 स्कार्फ्स खरीद लाई हूँ। बाहर बहुत ज़ोर से बर्फ़ गिर रही है। सॉरी, मैं इतने दिनों से बहुत बिज़ी थी। घर आने का टाइम नहीं मिला। क्या तुम फिर से मुझसे नाराज़ हो? और पिछली बार मैंने तुम्हें ऐसे खड़ा नहीं करना चाहिए था। जियांग फैन, क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? अब से हम दोनों ठीक रहेंगे, मैं वादा करती हूँ। ऐसा बोलते हुए बाई निंगबिंग मेरे पास झुकी और मुझे किस करने की कोशिश की। उसके मुंह से अल्कोहल की तेज़ स्मेल आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया उसके अंदर क्या आया था, लेकिन मैंने उसे बेडरूम तक ले जाकर सुलहा दिया। जब वो सो गई तो मैंने लिविंग रूम में बिखरे बैग्स को साफ किया और फ़ोन उठा लिया। सोशल मीडिया न्यू ईयर कपल पोस्ट से भरा पड़ा था। सबसे ज़्यादा जो मेरी नज़र पर पड़ा वो शुन हाउ यू का 9 फोटो ग्रिड था। उसमें वो और कोई लड़की बर्फ में थी। कैप्शन भी इंटरेस्टिंग था। पहली बर्फ में सही इंसान से मुलाकात। ये देखकर सब क्लियर हो गया। इसलिए बाई निंगबिंग नशे में घर आई थी, मुझे गिफ्ट्स दे रही थी और प्यार दिखा रही थी। जिस इंसान से वो प्यार करती थी, उसने कोई नया इंसान ढूंढ लिया था। वरना वो मुझे याद ही क्यों करती? मेरी आंखों में एक कड़वा एहसास गुजरा। मैंने हाथ ऊपर किया और अपनी कलाई से वॉच उतारकर टेबल पर रख दी। अगले कुछ दिनों तक बाई निंगबिंग बिल्कुल अलग इंसान बन गई थी।
कहीं बाहर नहीं जाती थी, घर पर रहती थी और कहती थी कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। जब मेरा पेट खराब हुआ तो वो चुपचाप मेरे पास बैठकर खिचड़ी बनाकर लाई। जब मैं ट्रैवल एड पर थोड़ी देर देखता तो वो न्यू ईयर के बाद हम दोनों के लिए ट्रिप प्लान करने लगी। शायद उसको चोट लगी थी, इसलिए वो बहुत दिनों बाद मुझे इतना अच्छा ट्रीट कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं बाय निंगबिंग को डिवोटेड गर्लफ्रेंड का रोल निभाते देखता रहा, मेरे लिए हसल करते देखता रहा और एक बूंद गिल्ट भी फील नहीं हुई। यूसीए आखिरी कोशिश पुराने कर्ज चुकाने के रूप में समझ लिया। इस तरह सोचने से मुझे बहुत हल्का फील हुआ। बर्फ रुकने के बाद मम्मी ने मुझे कई वेडिंग सूट के फोटोज भेजे और पूछा कि कौन सा पसंद है। मैंने फ़ोन उठाया और एक एक करके देखा, डिटेल जूम करके देखता रहा। मैं इतना फोकस था कि मुझे पता ही नहीं चला जब बाई निंगबिंग चुपके से मेरे पास आ गई और मेरा फ़ोन हाथ से छीन लिया। मैं घुमा तो उसका चेहरा ठंडा हो चुका था। वेडिंग सूट? तुम वेडिंग सूट क्यों देख रहे हो? मैंने पलक भी नहीं झपकाई। पहले नहीं बताया था क्या? मेरे एक दोस्त की शादी होने वाली है। उसका सूट में प्रॉब्लम आ गया है तो नया चूज़ कर रहा है। उसने मुझे ओपिनियन देने को कहा है। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था। बाय निंगबिंग का शक धीरे धीरे शांत हो गया। उसने फ़ोन वापस दिया और कैजुअली बोली, भूल गई थी। शादी कब है फिर? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसका बिल्कुल सच्चा चेहरा देखकर मेरे दिल में कुछ उलझ गया। 19 जनवरी। क्या तुम सच में साथ चलना चाहती हो? यह डेट सुनकर बाई निंगबिंग थोड़ी सी रुक गई। मैं उसकी आंखों में देखता रहा और चुपचाप उसके जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन लंबी खामोशी छा गई। फिर उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर लाई। नज़दीक होने पर देखते हैं। उस बात के बाद बाई निंगबिंग फिर से चुप और धुंधले मूड में चली गई। दिन गुजर रहे थे और वो कुछ ऐसे बोझ तले दब रही थी जो वो बोल नहीं रही थी। वेडिंग को बहाने के रूप में मैंने कुछ भी छुपाया नहीं। मैं अपना सामान उसके सामने ही पैक कर रहा था। मैं उस रिवरसाइड अपार्टमेंट में ग्रेजुएट होने के बाद से रह रहा था। 6 साल का सामान हर तरफ भरा पड़ा था। मैंने सिर्फ वो चीज़ें पैक की जो मैंने खुद खरीदी थी, बाकी सब छोड़ दिया। बीजिंग लौटने का मतलब घर की ज़मीन पर होना था। जो भी कमी पड़ेगी वहाँ खरीद लूँगा, बाकी यही रहने दो। कभी कभी बाई निंगबिंग आती और मेरे सूटकेस में देखती। उसने एक बार भी अंदर क्या है ये नहीं पूछा। मुझे पता था उसका दिमाग पूरा शुन हाउ के बर्थडे पार्टी के इनविटेशन का वेट करने में लगा था। उसने नोटिस ही नहीं किया कि मैंने अपनी ज़्यादातर पर्सनल चीज़ें चुपके से फेंक दी थी। सिर्फ वो कपल कीपसेक्स जो मैं पहले बहुत संभाल कर रखता था, अब भी वैसे ही रखे हुए थे जहां वो देख सकती थी। उसको बिल्कुल भी नहीं सूझा कि इस बार मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। उसकी नज़रों में मैं उसे इतना प्यार करता था, इतना पूरा प्यार कि मैं खुद से छोड़कर जाने वाली बात उसके दिमाग में आती ही नहीं थी। इस सोच के साथ पैकिंग करना आसान हो गया। 18 जनवरी। आसमान ग्रे था और जोर की बारिश होने वाली थी। बाई निंगबिंग सुबह जल्दी उठ गई थी। वो काउच पर बैठी फ़ोन देखे जा रही थी। मैं थोड़ी देर बाद उठा और डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगा। हाउसकीपर ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मिस्टर जियांग, लगता है बारिश होने वाली है। क्या आप एयरपोर्ट थोड़ा जल्दी निकल जाएं? ये सुनकर बाई निंगबिंग ने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा। एयरपोर्ट? किस लिए? कल वेडिंग है। तुमने कहा था सोचूंगी। क्या फैसला किया? मैंने कैजुअली बोला और उसको चुपचाप देखता रहा। वो एक पल चुप रही, फिर बोली, बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आती हूँ। मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ। मैंने आखिरी टोस्ट खत्म किया, बेडरूम में गया और अपना लगेज उठा लिया। बाई निंगबिंग ने अभी सीट बेल्ट लगाया ही था कि उसका फ़ोन बज़ किया। उसने स्क्रीन पर टैप किया और अगले ही सेकंड उसकी ठंडी कंपोजर क्रैक हो गई। उसकी चेहरे पर खुशी के साफ जज्बात आ गए। उसने फ़ोन नीचे रखा, सीट बेल्ट खोला और कार का दरवाज़ा पुश करके बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद उसको याद आया कि उसको एक्सप्लेनेशन देनी है। वो झुककर बोली, फ़ान, कंपनी में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। इन सालों के साथ रहने के बाद मैं उसकी आंखों की हल्की सी चमक आसानी से पढ़ सकता था। वो झूठ बोल रही थी। मैंने उसको पकड़ नहीं किया, बस धीरे से सिर हिला दिया। ड्राइवर का इंतजार करते हुए मैंने सोशल मीडिया खोला। सच में शुन हाओयू ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन की फ़ोटोज़ पोस्ट की थी। पहले वाली लड़की किसी फ़ोटो में नहीं थी। लगता था उनका ब्रेकअप हो गया था। मतलब साल पुराना वादा, अगर मैं 28 तक सिंगल रहा तो हम ट्राई कर सकते हैं। फिर से उम्मीद बन गया था, इसलिए उसकी चेहरा इतना चमक रहा था। ड्राइवर आने तक बाई निंगबिंग ने ऑलरेडी वाइट इवनिंग ड्रेस पहन ली थी। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा खिल रहा था। वो अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठ गई। उसने विंडो नीचे किया और मुझे हाथ हिलाया। कब लौट रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कुछ नहीं बोला। उसने भी ज़्यादा नहीं पूछा। वो स्पोर्ट्स कार में तेज़ चली गई और गायब हो गई। मैं पैसेंजर सीट पर बैठ गया और उस कार को दूर तक जाते देखता रहा। फिर ड्राइवर से धीरे से बोला, चलो। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें विंडो पर लग रही थी और बाहर की दुनिया धुंधली हो रही थी। मैंने बाहर देखना नहीं चाहा। मैंने आंखें बंद कर ली और धीरे से खुद से बोला, गुड बाय।
और हमेशा के लिए गुड बाय। बोर्डिंग से थोड़ी देर पहले मेरे पापा का कॉल आ गया। हेलो दोस्तों, सबसे पहले सॉरी, वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। असल में मैं अपनी वीडियोस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और आप इस वीडियो में वो देख भी सकते हो। इस बार मैंने वीडियो में सिर्फ फोटोज यूज नहीं की हैं, बल्कि एनिमेशंस भी ऐड की हैं। ये स्टाइल मैंने पहली बार ट्राई किया है, इसलिए कहीं कहीं वॉइस और वीडियो परफेक्टली सिंक में नहीं मिलेंगे, लेकिन टेंशन मत लो, अगली वीडियोस में मैं और भी बेटर क्वालिटी और स्मूथ सिंक देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं और साथ ही चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। सच में ये सब सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया है। दिल से आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।